हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। दोस्तों, टाटा ग्रुप और भारत के कोहिनूर रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि 86 वर्ष की आयु में ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में रतन टाटा का देहांत हो चुका है। इनके साथ जो एक बात कॉमनली जुड़ी हुई है वो है फिलैंथ्रोपी। आप कहीं भी कुछ भी कोई भी ट्वीट उठाइए, रतन टाटा के बारे में एक चीज जो सबके मुंह से निकलेगी वो है इनका परोपकारिता भरा व्यवहार। आप देख पा रहे हैं ये एक ट्वीट है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है और इसमें आप कुछ शब्दों को पहचानने का प्रयास कीजिए। कंपैशनेट, इसके अलावा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, इसके अलावा प्रेस्टिजियस बिजनेस हाउस, इसके अलावा आप देखिए ह्यूमिलिटी, काइंडनेस। मतलब कहने का कि हर किसी के ट्वीट में आप अगर देखेंगे तो एक चीज आपको जो कॉमन दिखेगी वो है इनका स्वभाव। ऐसा स्वभाव जो कि परोपकारिता की तरफ इनको मोड़ देता है। और इसके लिए कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि प्रूफ के तौर पर अगर कहें तो ये व्यक्ति अपनी इनकम का लगभग 60 से 70% दान कर देते थे। और ये ग्रुप है जो टाटा ग्रुप जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये टाटा ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसको सुनते ही आपके मन में कैसा भाव आता है? एक ऐसा भाव आता है कि हाँ, सिक्योरिटी, सेफ्टी है ना। मतलब अगर कोई नौकरी कर रहा है इस ग्रुप के किसी भी जगह पर तो उसको एक सेफ्टी सिक्योरिटी वाली फीलिंग उसको आती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भारत के उत्थान में इस ग्रुप का कितना बड़ा योगदान है, तो वहां पर भी आप देखेंगे कि शुरुआत से लेकर के अभी तक टाटा ग्रुप हमेशा भारत की इकोनॉमी में एक बड़ा योगदान देता आया है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि टाटा ग्रुप के बारे में। टाटा ग्रुप की बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर बॉम्बे हाउस, मेरे पीछे आप ये फोटो देख पा रहे हैं, ये बॉम्बे हाउस का फोटो है जो कि टाटा का हेडक्वार्टर माना जाता है। और टाटा को हम किसी भी फील्ड में आप देखें, आप पावर सेक्टर में देखेंगे वहां भी टाटा मौजूद मिलेगा, स्टील सेक्टर में भी, आपका विमानन क्षेत्र में भी, आपके रिसर्च फील्ड में भी, एजुकेशन के फील्ड में भी, हर जगह आपको टाटा है जो देखने को मिलेगा। कुछ ग्लिम्स में आपको दिखाता हूँ, देखिए है ना। विमानन के क्षेत्र में टाटा एडवांस सिस्टम, टाटा इंटरनेशनल ग्रुप, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा स्टील्स, वोल्टास, टाटा पावर, टाटा मोटर्स, टाटा केमिकल्स, टाटा कंपनीज, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, FMCG में। मतलब कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहां आपको ये नहीं देखने को मिलेगा। टाटा AIG, उसके टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प्स, इंडियन होटल कंपनी, पर्यटन के क्षेत्र में टाटा एयर, ताज एयर और एयर इंडिया लिमिटेड, विस्तारा, इन सब में इनका या तो कंप्लीट 100% स्टेक है या कुछ स्टेक, अपना बड़ा स्टेक रखते हैं। इसके अलावा टाटा कम्युनिकेशन, टाटा टेली सर्विसेज, बहुत सारे फील्ड में आपको ये देखने को मिलेगा। मतलब अगर मैं ओवरऑल आपको बताऊं तो लगभग कहा जाता है कि 29 पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो कि टाटा ग्रुप में समाहित है। कितनी? 29। मैं यहां पर लिख देता हूं 29 पब्लिक सेक्टर कंपनीज। और इसके अलावा अगर मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं, 3.43 ट्रिलियन, यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन ये कितना है? 3.43 ट्रिलियन रुपया। चलिए अब आगे देखते हैं और आगे समझते हैं एक बार टाटा ग्रुप के बारे में कि किस तरीके से इस जगह तक ये पहुंचा है, क्या योगदान रहा है टाटा ग्रुप का भारत में, जिससे कि भारत को इस ग्रुप के आने की वजह से एक बड़ा फायदा मिला, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि आज जो भारत की ग्रोथ है उसमें बहुत बड़ा योगदान टाटा ग्रुप का भी है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आपको मैं हमारे प्रतिज्ञा प्लस बैच के बारे में बता दूं जो कि 2026 वाला बैच है। और इस बैच में आप ये देख पा रहे हैं कि 11 अक्टूबर से क्लासेस है जो वो शुरू होने वाली है। मतलब कल से इसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो देर मत करिए इसके लिए। और क्योंकि ये प्रतिज्ञा प्लस है तो यानी कि आपको करना क्या है कि प्री पास करना है। ये सारी फीस जो आपसे अभी ली जा रही है ये वापस कर दी जाएगी। इसके अलावा जैसे ही प्री पास करेंगे तो फीस वापस, ठीक है। और दूसरा फीचर जो है इसमें वो ये भी है कि अगर आप हमारे द्वारा कराए गए हर एक टेस्ट में रैंक 1 लाते हैं तो 11,000 रुपए भी आप जीत सकते हैं।
P2I बैच है तो यानी कि प्री से इंटरव्यू तक की कंप्लीट तैयारी तो इसमें कराई ही जाएगी, सारी सुविधाएं इसमें मौजूद हैं। ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 29,999 में मिल जाएगा, जो कि आपका प्री पास करते ही वापस भी कर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये कुछ फोटोज आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, इनमें से ये फोटो है जो ये स्थापक की फोटो है। नाम क्या है? नाम है जमशेद जी टाटा। जमशेद जी टाटा का बहुत बड़ा योगदान है और जमशेद जी टाटा की वजह से ही हम ये कह सकते हैं कि ये जो लेगेसी है जो ये चली आ रही है, जो इन्होंने उस वक्त की पहल की, जिसकी वजह से आज टाटा ग्रुप इतना बड़ा ग्रुप बन चुका है। तो जमशेद जी टाटा की अगर शुरुआत से बताऊं मैं आपको, तो जमशेद जी टाटा और इनकी शुरुआत की बात अगर करें तो शुरुआत में आप कह सकते हैं कि कपड़ा उद्योग जो था, कपास उद्योग है जो, ठीक है, कपास उद्योग से इन्होंने शुरुआत की। कपास उद्योग से इन्होंने शुरुआत की और फिर 1874 के आसपास इन्होंने एक मिल, कपड़ा मिल है जो बोल बनाई 1874 के आसपास, 1874 में, और नाम रखा गया उसका एम्प्रेस मिल। एम्प्रेस मिल को की स्थापना की जमशेद जी टाटा ने, और वहां से चीजें शुरुआत हुई और 4 लक्ष्य उसमें रखे गए थे उस वक्त, जब जैसे जैसे ये चीजें बढ़ी और उस वक्त 4 लक्ष्य डिसाइड किए जमशेद जी टाटा ने। इनको आपको याद रखना है, लक्ष्य याद रखिए। इसी की वजह से, इन्हीं लक्ष्यों की वजह से आप कह सकते हैं कि आज टाटा ग्रुप इतना ज़्यादा फैला, क्योंकि इन्होंने जो फील्ड डिसाइड किए वो ये था कि एक टाटा ग्रुप आएगा लौह एवं इस्पात में, आयरन एंड स्टील सेक्टर में आएगा। दूसरा होटल इंडस्ट्री के लिए, होटल इंडस्ट्री होगा। तीसरा होगा यहां पर विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट। यही सब चीजें हैं जिसकी वजह से आप देख पा रहे हैं कि भारत की ग्रोथ में इनका योगदान रहा है ना, शिक्षण संस्थान। और जो चौथा है वो है जल विद्युत संयंत्र। ये देखिए, आप समझ पा रहे हैं कि यहां से जैसे ही हम शिक्षण संस्थान की बात करते हैं, होटल इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, तो पर्यटन वाला पूरा सेक्टर इन्होंने कवर किया। जल विद्युत संस्थान की बात करते हैं, मतलब संयंत्र की बात करते हैं, तो कहने का मतलब है कि यहां से ऊर्जा का सेक्टर, जो कि आज भारत की ग्रोथ के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है? ऊर्जा। किसी भी देश के ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है ऊर्जा। तो ऊर्जा का सेक्टर है ना, ऊर्जा, यहां से इन्होंने ये कवर किया। पर्यटक, ठीक है, पर्यटन है जो वो। शिक्षा संस्थान, शिक्षा, वो भी छोटी मोटी शिक्षा की बात नहीं हो रही है यहां पर, उच्च स्तरीय शिक्षा, और आप ये कह सकते हैं रिसर्च लेवल तक गए, ठीक है। तो खैर ये 4 लक्ष्य अगर आप याद रखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि किस तरीके से टाटा ने अपना ग्रोथ किया है। और फिर उसके बाद जब फिर आप ये दूसरा फोटो देखिए, ये फोटो आप देखेंगे और इस फोटो में आप देख पा रहे हैं दोराबजी टाटा जी को। दोराबजी टाटा हैं जो, इन्होंने दोराबजी टाटा, और इन्होंने जो जमशेद जी टाटा की जो 4 लक्ष्य थे उसको उन्होंने आगे बढ़ाया। और 1907 में इन्हीं के कार्यकाल के समय, जब ये चेयरमैन थे, तो उसी समय 1907 में सबसे इंपॉर्टेंट टिस्को, आपने नाम सुना होगा, टिस्को है ना, टिस्को आपने नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो टाटा स्टील्स तो सुना ही होगा। यही टिस्को है जो बाद में टाटा स्टील्स बन गई, टाटा स्टील्स। टाटा स्टील्स जो कि बाद में बन गई टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो थी वो बाद में टाटा स्टील्स के नाम से जानी गई। 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप इसके बारे में जानते ही हैं कि ये जमशेदपुर में इसको स्टार्ट किया गया था, टिस्को को। इसके अलावा इन्होंने लंदन में पहली बार लंदन में
अपना विदेशी कार्यालय जो है, अपना विदेशी कार्यालय कहां पर, लंदन में खोजा, विदेशी कार्यालय। इसके अलावा और क्या किया, और आप देखेंगे तो पहला हाइड्रो प्लांट है जो वो इन्होंने यहां पर लगाया टाटा पावर के नाम से, टाटा पावर, जो कि अपने आप में पूरे वेस्ट इंडिया का पहला पावर प्लांट हुआ करता था, खोपली में इन्होंने लगाया और टाटा पावर की स्थापना है जो वो वहां पर की। और इसके अलावा भारतीय विज्ञान संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान, विज्ञान संस्थान की स्थापना की। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा TIFR, TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ये मुंबई में है, बेसिकली ये मुंबई में है, लेकिन इसकी और भी ब्रांचेज हैं, जैसे कि आपको हैदराबाद में इसकी ब्रांच मिल जाएगी, आपको हैदराबाद में, इसके अलावा बेंगलोर में भी मिल जाएगी, ठीक है। हैदराबाद में, बेंगलोर में इसकी ब्रांचेस हैं जो वो आपको मिल जाएंगी, और पुणे में भी मिल जाएगी, पुणे में, ये 3 जगह इनकी ब्रांचेस भी मिल जाएंगी। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो इंस्टीट्यूट है ये छोटा मोटा इंस्टीट्यूट नहीं है, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो रिसर्च के लेवल पर काम करता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, समझ पा रहे हैं आप। तो ये सारी चीज़ों की रिसर्च लेवल पर चीज़ें हैं जो वो यहाँ पर होती हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई बेस्ड ये एक इंस्टीट्यूट है। लेकिन ऐसा ही नहीं, आप ये नहीं कहेंगे कि इन्होंने सिर्फ टेक्निकल इंस्टीट्यूट ही खोला है। आपने टिस का नाम सुना होगा, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, ये भी मुंबई में है, मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है जो, ये भी मुंबई में है। और इसकी भी इसका भी जो ब्रांचेस हैं वो आपको गुवाहाटी और हैदराबाद वगैरह में मिल जाएंगी। गुवाहाटी, हैदराबाद, गुवाहाटी और हैदराबाद में, गुवाहाटी और हैदराबाद में इसकी भी ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगी। मतलब कहने का कि यहां पर आप देख पा रहे हैं वो जो 4 लक्ष्य हैं उसको ध्यान में रखा। मतलब कोई एक व्यक्ति जो सोच पा रहा है कि हम इस लेवल पर जाएंगे और अगली जो पीढ़ियां हैं वो उसी के पद चिन्हों पर काम कर रही हैं, ठीक है। तो उसी के हिसाब से आज तक चीजें उन्हीं 4 लक्ष्यों पर चलती जा रही हैं और अपना विस्तार टाटा करता जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं जो अगला फोटो आपको दिख रहा है, ये है JRD टाटा का फोटो, ये है JRD टाटा का फोटो। JRD टाटा की अगर बात करते हैं तो जब तक ये आए थे उस वक्त इनको दिया गया था लगभग $100 मिलियन की ये कंपनी बन चुकी थी। $100 मिलियन की ये कंपनी बन चुकी थी, या एग्जैक्ट कहें तो $101 मिलियन। और $101 मिलियन से इन्होंने इसको $5 बिलियन तक लेके गए। ये इसको $5 बिलियन तक इस कंपनी को लेकर के गए JRD टाटा। JRD टाटा की बात करें तो 1988 में JRD टाटा ने 1988 में आते आते इन्होंने लगभग 95 ऐसे उद्योग थे, 95 उद्योग थे जहां पर अपने कदम है जो वो बढ़ा दिए थे उद्योग। 95 ऐसी उद्यम थे या उद्योग थे जहां पर इन्होंने अपने कदम बढ़ा दिए थे, है ना। आप कह सकते हैं सर रसायन का फील्ड हो, सौंदर्य का फील्ड हो, आपका विपणन का हो, इंजीनियरिंग का हो, चाय हो, सॉफ्टवेयर हो, ये हर एक फील्ड में जा चुका था अब तक। 1988 में आते आते टाटा अपने जा चुका था। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आई वो है विमानन के क्षेत्र में। विमानन के क्षेत्र में या एयरलाइंस है जो, वो एयरलाइंस की स्थापना वैसे तो 32 में हो गई थी एयरलाइंस की स्थापना।
एयरलाइंस की स्थापना हो गई थी 1932 में, जिसका नाम रखा गया था टाटा एयर सर्विसेज। टाटा एयर सर्विसेज इसका नाम रखा गया था, और यही वो समय था टाटा एयर सर्विसेज, टाटा एयर सर्विस। लेकिन टाटा एयर सर्विसेज ने को भारत सरकार ने इसमें अपना स्टेक रखा, और एक भारत सरकार नियम लाई, भारत सरकार एयर कॉरपोरेशन एक्ट लेकर के आई, जिसके तहत भारत सरकार ने इसमें अपनी हिस्सेदारी हासिल की। ठीक है, नाम क्या है? एयर कॉरपोरेशन एक्ट, एयर कॉरपोरेशन एक्ट। एयर कॉरपोरेशन एक्ट के तहत अपनी हिस्सेदारी भारत सरकार ने इसमें जताई। इसके अलावा 1945 में आप देखेंगे तो 1945 में जो एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ जिसका नाम है टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स, इनकी स्थापना हुई। और टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है जो, ये 1968 में इन्होंने स्थापित की। 1968 में टीसीएस की स्थापना की गई। इसके अलावा ये जो सारी चीजें आप देख पा रहे हैं, तो ये इस वजह से, क्योंकि ये सारी चीजें आगे बढ़ती गई, लगभग उद्योग 95 उद्योगों तक ये जा चुके हैं, इतने सारे जो सेक्टर्स हैं वो कवर कर लिए गए हैं। इसी वजह से आप कह सकते हैं कि ये 5 बिलियन तक लेकर के गए। 5 बिलियन पर जाकर के इन्होंने अपनी बागडोर है जो वो रतन टाटा को सौंपी। रतन टाटा आते हैं, रतन टाटा आते हैं और 5 बिलियन से शुरुआत करते हैं, और कहां तक लेकर के जाते हैं? 5 बिलियन से आप कह सकते हैं कि ये इसको 100 बिलियन तक ले जाते हैं। 5 बिलियन से 100 बिलियन तक ले जाने का काम रतन टाटा ने किया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान है। और ये वही समय था, रतन टाटा मतलब 1991 के आसपास का समय है। एग्जैक्टली अगर देखेंगे तो 91 से 2024 तक इनका टाइम पीरियड रहा। और ये जो समय है ये वो है जब भारत में भी आप देख रहे हैं कि एलपीजी एरा का समय माना जाता है। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, ये समय जो माना जाता है एलपीजी एरा वाला समय है। और उस वक्त ये आया और टेटले ग्रुप को अपने अंडर में लिया, टेटले ग्रुप को खरीद लिया, है ना। 2000 में टेटले ग्रुप, 2000 में, 2007 में कोरस ग्रुप, कोरस 2007 में। उसके अलावा 2008 में आप जो सबका एक सपना है जगुआर और लैंड रोवर है जो, उसको लिया, जगुआर, लैंड रोवर, इन सबको परचेज किया। इन सब के अलावा जो एक चीज कॉमन रही वो है फिलैंथ्रोपी वाली चीज। लगातार हमने देखा कि 60 से 70% हिस्सा रतन टाटा ने अपनी इनकम का 60 से 70% हिस्सा हमेशा दान किया, डोनेट किया, जो कि एक बहुत बड़ा काम है, जिसकी वजह से ही ये अपने आप में एक बिजनेसमैन से फिलैंथ्रोपिस्ट कहलाए। आप कह सकते हैं कि मतलब बिजनेस तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से, जिस वजह से रतन टाटा को याद किया जा रहा है वो सिर्फ बिजनेस नहीं है। इन्होंने उन क्षेत्रों को चुना है जिस क्षेत्रों के कारण भारत आज अपनी उपलब्धियां छू पा रहा है। और अगर हम आगे की बात करें तो देखिए, वैसे तो 2012 में इन्होंने अपना मतलब चेयरमैनशिप अपनी छोड़ दी, लेकिन उसके बाद भी ये टाटा सन्स के, टाटा केमिकल्स, टाटा स्टील्स, टाटा पावर के ये चेयरमैन एमरेटिस रहे। कहने का मतलब है कि जब एक तरह से अवकाश में चेयरमैन रहे, मतलब बैक एंड में इन्होंने चेयरमैनशिप संभाली है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो टाटा ट्रस्ट के कामों को भी, टाटा ट्रस्ट के काम, उसके सारे निर्णय लेने का काम इन्होंने अपने कंधों पर रखा। टाटा ट्रस्ट की सारी जिम्मेदारी है जो वो रतन टाटा ने अपने पास रखी। इसके बाद 2017 में नटराजन चंद्रशेखर को चेयरमैन घोषित किया गया। 2017 में नटराजन चंद्रशेखर, नटराजन चंद्रशेखरन है जो इनको चेयरमैन घोषित किया गया। और इनका अगर हम बड़ा योगदान देखेंगे तो
एयर एशिया इंडिया को पूरी तरीके से इन्हीं के टाइम पे खरीदा गया है, ठीक है। और इन्होंने जो कहा है कि आगे जो भविष्य है, भविष्य क्योंकि अभी प्रेजेंट के अगर आप चेयरमैन की बात करेंगे तो प्रेजेंट के चेयरमैन यही है, प्रेजेंट में अभी जो चेयरमैन है टाटा ग्रुप के वो यही है। और भविष्य में इन्होंने कहा है कि टाटा कहां पर जाएगा, किस किस क्षेत्रों को देखेगा, एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो कि अपने आप में भारत का एक ऐसा हिस्सा है जो कि वल्नरेबल हिस्सा कहा जाता है, जिसमें भारत सरकार को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपना इन्वेस्टमेंट करने की, अपना योगदान देने की, ताकि पूरे भारत में स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं उनको बेहतर बनाया जा सके। वहाँ पर टाटा भी अपना योगदान देगा। भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक्स का क्षेत्र और डिजिटल क्षेत्र, इन क्षेत्रों में भविष्य में एन चंद्रशेखर के हिसाब से टाटा आगे ग्रो करेगा। अब आपके दिमाग में जो एक चीज चल रही होगी कि सर रतन टाटा के ना रहने के बाद अगला उत्तराधिकारी कौन बनेगा, तो उत्तराधिकारी की अगर बात करें तो जो सबसे बड़ा नाम आ रहा है उत्तराधिकारी में वो आ रहा है नोएल टाटा का। नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई हैं और इस वक्त उत्तराधिकार की रेस में सबसे आगे इन्हीं को देखा जा रहा है। तो अब वो तो भविष्य ही है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो भविष्य में ही पता चलेगा, क्योंकि रतन टाटा ने शादी नहीं की थी तो उनकी कोई आगे संतान नहीं है। तो इनको एक रेस में माना जा रहा है कि नोएल टाटा हैं जो वो अगले उत्तराधिकारी बनेंगे। फिलहाल आपको ये समझना है कि जो ये ग्रुप है जिसमें टाटा स्टील, टिस, TIFR, एयर एशिया, टाटा ट्रस्ट, ये सब है, तो इस वक्त जो चेयरमैनशिप का पद है जो वो किसके पास है, एन चंद्रशेखर के पास है, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी। ये अगर आप लगातार करंट अफेयर्स या इस चैनल में चीज़ें जो हो रही हैं वो उनके साथ अगर जुड़े रहना चाहते हैं तो आप इस टेलीग्राम को के साथ जुड़ जाइए। ये QR कोड है और ओम द्विवेदी स्टडी IQ ये मेरा टेलीग्राम की ID है, जिसके थ्रू आप इस चैनल से मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं लगातार अपडेट्स के लिए। जल्दी मिलेंगे किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।